हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा भूगोल, सेट नंबर है 14। इससे पहले ऑलरेडी हमने 13 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज बिना कुछ ज़्यादा बहस किए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, जीव एवं प्राणी जगत मिलकर बनते हैं। क्या बनते हैं? वायुमंडल, जीवमंडल, स्थल मंडल, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है जीवमंडल। याद रखिए, जीव एवं प्राणी जगत मिलकर के जीवमंडल बनाते हैं। पृथ्वी का वह भाग जहाँ सभी जीव जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन पाए जाते हैं उसे ही जीवमंडल कहा जाता है। इसमें वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल को शामिल किया जाता है। आप सिंपल सा कह सकते हैं कि जहाँ जीवन संभव है वही जीवमंडल है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल सिंपल सा है, पृथ्वी की सबसे भीतरी सतह को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे भीतरी सतह को क्या कहते हैं? विकल्प में है भूपर्पटी, क्रोड, आवरण, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है क्रोड। याद रखना है, पृथ्वी की सबसे भीतरी सतह को क्रोड कहते हैं, जबकि पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह को भूपर्पटी कहते हैं, जबकि मध्य परत को आवरण कहते हैं। आगे चल करके आप देखेंगे तो क्रोड को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। ठीक है, जैसे यहाँ समझिए, आप देखेंगे यहाँ पर पहले से मैंने लिख रखा था, ठीक है, ताकि समय का वेस्ट ना हो। अब देखेंगे तो क्रोड को यहाँ देखेंगे तो दो भागों में विभाजित किया गया है, बाहरी क्रोड और भीतरी क्रोड। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि बाहरी क्रोड जो है ना ये तरल अवस्था में है, जबकि भीतरी क्रोड ये ठोस अवस्था में। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो है क्रोड है ना हमारा, ये निफे से मिलकर बना हुआ है। निफे का क्या मतलब है? ये शॉर्टकट है। एन से होता है निकेल और एफ उससे होता है फेरस अर्थात आयरन, मतलब कि लोहा और आयरन से मिलकर के बना हुआ है क्रोड। याद रखना है। ठीक है, जबकि देखेंगे यहाँ पे आवरण जो है जिसे मेटल कहते हैं, ये अर्ध तरल अवस्था में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी तो सियाल और सीमा याद ही होगा, है ना, कई बार मैं बता चुका हूँ। अगला सवाल है, शिलाएं जिनमें जीवाश्म रहते हैं, शिलाएं जिनमें जीवाश्म रहते हैं वे अवसादी शिला हैं, कायांतरित शिला है, आग्नेय शिला है, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प नंबर ए, अवसादी शिला। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे अवसादी शिला के बारे में, तो याद रखना है कि प्राचीन पौधों और जीवों के अवशेष या छाप जो लाखों साल बाद भी सुरक्षित रहते हैं। अच्छा, ये बनता कैसे है? तो सिंपल सा है कि जब जीव मर जाते हैं ना तो वो मिट्टी बालू में दब जाते हैं, और समय के साथ क्या होता है, परतें जमने लगती हैं और धीरे धीरे वह पत्थर या रॉक में ये बदल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया क्या है, अवसादी शिलाओं में देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं बात करें हम कायांतरित शिला के बारे में, तो ये क्या कैसे बनता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये अत्यधिक ताप और दबाव से बनती हैं। ठीक है, अत्यधिक ताप और प्रेशर से ये बनती हैं। जीवाश्म यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर ये कायांतरित शिला में ये बदल जाती हैं। ठीक है, वहीं बात करें आग्नेय शिला के बारे में, ये कैसे बनती हैं? तो ये लावा और मैग्मा से बनती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, गोखुर झील पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हिमनदों में, नदी घाटियों में, मरुस्थलों में, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प नंबर बी, नदी घाटियों में। गोखुर झील कहाँ पाए जाते हैं? नदी घाटियों में पाए जाते हैं। अच्छा, ये गोखुर झील होता क्या है? कई बार बता चुके हैं। नदियाँ क्या करती हैं ना, टेढ़े मेढ़े रास्तों में बहती हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये बह रही होती हैं, और थोड़ा अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं ताकि समझा सकें। कुछ इस तरह से बह रही, इसे विसर्प नदी भी कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि नदी टेढ़े मेढ़े रास्ते में बह रही होती हैं। अब होता क्या है कि मोड़ पर कटाव बढ़ते जाता है धीरे धीरे। तो होता क्या है कि फिर ये एक समय ऐसा आता है जब नदी सीधे रास्ते में बहने लगती है। जैसे इसे जा रहा था, अब ये नदी इसे ना जा करके सीधे रास्ते से बहना शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जब सीधा रास्ता अपना रास्ता जब बदल लेती हैं, तो होता क्या है कि ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे पानी फिर जमा हो जाता है इस वाला पार्ट में, और ये यहाँ पे देखेंगे तो ये झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यही वाला जो पार्ट है ना, इसी को कहते हैं गोखुर झील। ठीक है, कौन वाला पार्ट? जो अलग से झील बन गया, ये तो रास्ता अपना सीधा रास्ता बना लिया। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि नदी टेढ़े मेढ़े रास्ते में पहले बह रही होती है, इसे विसर्प नदी भी कहते हैं। मोड़ पर कटाव तेजी से बढ़ता है, एक समय नदी सीधा रास्ता बना लेती हैं। पुराना घुमाव वाला जो है ना, अलग होकर के एक झील बना लेता है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। और ये जो पूरा है
ये क्या है, ये इसे कहते हैं विसर्प नदी। और ये विसर्प नदी देखने को कहाँ मिलेगा, तो ये समतल मैदानों में देखने को मिलती है, क्योंकि इसके पास इतना गति नहीं रहता है ना, तो अपना रास्ता फिर जिधर मिलता है उधर ये भटक जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है नदी घाटियों में। चलिए अगला सवाल भी अच्छा सवाल है, बताना है निम्न को सम्मिलित करना है। यहाँ पे निम्न को सम्मिलित करें। ठीक है, हिमनद है, पुलिन बीच है, बालू टिब्बा है, भूकंप है, तो ये कहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आसान क्या है, आसान सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो भूकंप है। ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये भूकंप संबंधित है ये पृथ्वी के कंपन से। ठीक है, बालू टिब्बा कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा मरुस्थलीय क्षेत्र में। जबकि पुलिन बीच जिसे कहते हैं, मरीना बीच वगैरह जैसा, तो ये देखने को मिलेगा समुद्र तट पर। और हिमनद कहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ हिमनद जो कह सकते हैं संबंध है ये बर्फ़ की नदी, हिमनद से ही बर्फ़ की नदी निकलती है। बर्फ़ की नदी मतलब क्या, मतलब कि जो हिमनद है वहीं से जो नदियाँ निकलती हैं, तो बर्फ़ जैसे से पिघलती हैं तो वहाँ से नदियाँ फिर निकलना शुरू हो जाती हैं, तो वही कह रहा है बर्फ़ की नदी। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पे पहला का देखेंगे तो कौन सा सही दिख रहा है, डी विकल्प यहाँ पे सही मिलेगा। इसके बाद दूसरा देखेंगे तो समुद्र तट हो जाएगा अर्थात सी। और तीसरा तो यहाँ पे देखेंगे पूछा निम्न को सम्मिलित करें, तो सम्मिलित करने पर यहाँ पे आप देखेंगे तो ठीक है मिला लेते हैं पहले, बालू टिब्बा आप देखेंगे तो ए हो जाएगा, और चौथा देखेंगे तो यहाँ पे भूकंप हो जाएगा पृथ्वी का कंपन से, पृथ्वी का कंपन बी विकल्प हो जाएगा यहाँ पे। अर्थात यहाँ पे देखें तो सही क्रम क्या है, डी सी ए बी है ना, डी सी ए बी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी है, ये नहीं होगा, फिर सी डी बी ए ये भी नहीं होगा, और फिर यहाँ पे देखिए डी सी ए बी, डी सी ए बी ये सही दिख रहा है। अर्थात यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी गैस हमें हानिकारक सूर्य किरण से बचाती हैं। सवाल सिंपल सा है, बताना है कि कौन सी गैसें हमें हानिकारक सूर्य किरण से बचाती हैं। विकल्प में है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन O3 या फिर नाइट्रोजन N2, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिए, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जिसे अल्ट्रावेव भी कहते हैं, अल्ट्रावेव रेज कहते हैं, ये बहुत ही हानिकारक होती हैं, है ना। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं, इससे त्वचा कैंसर, आँखों का नुकसान और पौधों की भी हानि होती है। इससे हमें बचाती है ओजोन परत, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे सही होगा बी विकल्प ओजोन। ठीक है, ओजोन कहाँ पाई जाती हैं, तो याद रखना ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये सूर्य की हानिकारक यूवी जो किरणें होती हैं उसको ये रोक लेती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें विकल्पों के बारे में। जो बाकी विकल्प बच रहे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान रखिएगा। गर्मी बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा है नाइट्रोजन, तो ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है शंकुधारी वन का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, बताना है शंकुधारी वन का एक महत्वपूर्ण प्रकार है किसका, रोजवुड, पाइन, सागौन, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले समझिए शंकुधारी वन कहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर इस तरह का जो पेड़ होते हैं ये किस तरह का पेड़ होते हैं। तो ये शंकु आकार का बनाता है, ये बनता है यहाँ पे पेड़, और ये पत्तियाँ देखेंगे जिसकी सुई जैसी होती हैं, है ना। और ये खास करके ठंडे क्षेत्रों में जैसे कि हिमालय वगैरह में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण हैं पाइन, देवदार और फिर फर। ठीक है, रोजवुड देखेंगे पहला विकल्प जो दे रखा है ये उष्णकटिबंधीय पेड़ है। ठीक है, वहीं बात करें पाइन, तो ये इसका पत्ती देखेंगे ना तो सुई जैसी होती है। ठीक है, और ये शंकु आकार का बनाता है, तो ये कह सकते हैं कि ये शंकुधारी वन का प्रमुख पेड़ है। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। वहीं बात करें सागौन के बारे में, तो ये पर्णपाती वन का पेड़ है। ठीक है, शंकुधारी का नहीं है ये। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला सवाल देखिए, टूकन है एक प्रकार की क्या जंतु, पक्षी, फसल, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है पक्षी। याद रखना है टूकन एक प्रकार की क्या है, पक्षी है। ठीक है ना, टूकन का देखेंगे तो टूकन ना एक रंग बिरंगी पक्षी है। ठीक है, इसके सबसे खास पहचान होता है कि लंबी और बड़ी चोंच। इसका जो टूकन है ना, इसका जो चोंच होता है थोड़ा सा लंबी होती है और बड़ी होती है, और ये मुख्यतः देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका के जंगलों में ये पाई जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत होता है देखने में, यह उड़ सकता है और पेड़ों पर रहता है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से पक्षी वर्ग में आता है। ठीक है, टूकन। चलिए आगे देखें।
अगला सवाल है सहारा अफ्रीका के किस भाग पर स्थित है? सहारा अफ्रीका के किस भाग पर स्थित है? पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सहारा जो है ना अफ्रीका के उत्तरी भाग पर स्थित है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? विकल्प में है मणिपुर, केरल, तमिलनाडु, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा तमिलनाडु। विकल्प नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा भरतनाट्यम भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से हुई थी। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। केरल में देखेंगे तो याद रखिएगा केरल में एक कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम, ये दोनों यहाँ पे प्रचलित हैं। शास्त्रीय नृत्य है यहाँ का केरल का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि बसोली चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? बताना है बसोली चित्रकारी ये किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है जम्मू कश्मीर। याद रखना है बसोली चित्रकारी ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अगला सवाल देखिए। सवाल है भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है? बताना है भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है? विकल्प में है रिहंद, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्या ध्यान रखना है? फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम के नाम से बनाया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो भी विकल्प में दिया गया ना ये सभी शहर बिहार में स्थित है। ठीक है, तो विकल्प में दे रखा है मोकामा, छपरा, सोनपुर, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें मोकामा के बारे में तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये बिल्कुल सही है। बात करें छपरा के बारे में तो ये घाघरा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, छपरा घाघरा नदी के किनारे स्थित है। जबकि सोनपुर आप देखेंगे तो सोनपुर गंडक नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक ऐसा है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, बिहार में याद रखिएगा कुछ ऐसे शहर हैं जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, जैसे कि नाम याद रखना चाहिए पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है अनुपम झील बिहार के किस जिला में स्थित है? बताना है अनुपम झील बिहार के किस जिला में स्थित है? कैमूर, भागलपुर, दरभंगा, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है कैमूर। याद रखिएगा अनुपम झील बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। ठीक है, वहीं बात करें भागलपुर के बारे में तो याद रखना है भागलपुर में है आपका जगतपुर झील। ठीक है, कौन सा झील? जगतपुर झील यहाँ पे स्थित है एक। वहीं बात करें दरभंगा के बारे में तो याद रखना है दरभंगा में कुशेश्वर झील स्थित है। यहाँ पे कुशेश्वर झील स्थित है। बहुत सारे झील हैं बिहार में। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिए। जैसे सबसे पहले बात करें यहाँ पे वेस्ट चंपारण में या फिर पश्चिमी चंपारण में, यहाँ पे एक सरैया मन झील है। ठीक है, जबकि पूर्वी चंपारण अब देखेंगे यहाँ पे तो मोती झील एक यहाँ पे देखेंगे तो झील है मोती झील। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ देखेंगे तो बेगूसराय में एक आपका इम्पोर्टेंट है जो कि अक्सर पूछा जाता है कांवर झील। भागलपुर में हमने बताया अभी क्या यहाँ पे है एक जगतपुर झील। वहीं कटिहार में याद रखिए कटिहार में यहाँ पे है एक गोगाभील झील। वहीं बात करें सहरसा में भी एक इम्पोर्टेंट है सिमरी झील, और एक याद रखिए दरभंगा में यहाँ पे है एक कुशेश्वर झील। तो इन सभी झीलों का नाम याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? सवाल सिंपल सा है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प में 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 5 सितंबर या फिर एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है 5 दिसंबर। याद रखिए विश्व मृदा दिवस हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है
उत्तर बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताना है उत्तर बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। विकल्प में है तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, टाल मिट्टी, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। निश्चित ही सवाल में आप फंसेंगे, मुझे विश्वास है। यकीन ना हो तो पहले आप लोग कमेंट कीजिए और फिर इसका आंसर देखिएगा, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए और फिर देखिएगा कि आपका आंसर सही था या गलत था। चलिए बात करते हैं पहले उत्तर बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखना है उत्तर बिहार में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें से पहला नाम है पर्वत पदीय मिट्टी, पर्वत पदीय मिट्टी। दूसरा है तराई मिट्टी। तीसरा इंपॉर्टेंट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अगला है नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं मिट्टी का जो कि उत्तर बिहार में पाई जाती हैं, ठीक है। दक्षिण बिहार का भी जो मिट्टियां हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है। तो दक्षिण बिहार की दक्षिण बिहार की जो मिट्टी है वो उसमें से प्रमुख है पहला टाल मिट्टी, दूसरा कगारी मिट्टी, और बाकी ये दोनों आप कह सकते हैं यहाँ से, ये दोनों भी यहाँ पे पाई जाती हैं। ये दोनों आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण बिहार में सिर्फ और सिर्फ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि वहाँ पे दक्षिण बिहार में इसे करेल या कैवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें लेना होगा पुरानी वाला, ये वाला ले लेते हैं। चलिए ठीक है। और एक यहाँ पे देखने को मिलता है लाल मिट्टी, जिसे बलथर मिट्टी भी कहते हैं यहाँ पे, लाल मिट्टी। तो ये हो गया आपका दक्षिण बिहार और ये हो गया उत्तर बिहार में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी। अब बताइए कौन सा सही हो गया। ठीक है, तराई मिट्टी है तो ये बिल्कुल सही है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। टाल मिट्टी ये है, देखेंगे तो दक्षिण बिहार की मिट्टी है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर डी। अब बताइए कितने लोगों का सही जवाब हुआ। चलिए अगला सवाल देखिए। अच्छा, आप कोई सोच रहे होंगे कि सर उत्तरी बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये तो दक्षिण बिहार में अधिकांश देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर मिट्टी कहते हैं, इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रति वर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार आप देखेंगे तो मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका विस्तार आप देखेंगे, जिलों के बारे में बात करें तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है, इस मिट्टी को बाल सुंदरी मिट्टी भी कहते हैं, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इस मिट्टी को अर्थात बांगर मिट्टी को बाल सुंदरी मिट्टी भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, लाल डेटा बुक किससे संबंधित है। लाल डेटा बुक किससे संबंधित है। खनिज से, विलुप्त प्रजाति से, उद्योग से, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विलुप्त प्रजातियों से। लाल डेटा बुक किससे संबंधित है, विलुप्त प्रजातियों से संबंधित है। याद रखिए कि लाल डेटा बुक एक ऐसी सूची है जिसमें दुर्लभ, संकटग्रस्त और विलुप्त होने वाली प्रजातियों को दर्ज की जाती हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें संकटग्रस्त जानवर जैसे कि बाघ, गैंडा, दुर्लभ पौधे, विलुप्त प्रजातियों की जानकारी, और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है प्रजातियों को बचाना। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत में वनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। प्राकृतिक आपदा, शहरीकरण, कृषि विस्तार, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तब देखेंगे सही आंसर इसका होगा विकल्प नंबर डी। ठीक है, शहरीकरण और कृषि विस्तार ये भारत में वनों का ह्रास का प्रमुख कारण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रकार के हैं। शुष्क वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प नंबर सी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, ये भी याद रखिए, जैसे कि इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। ठीक है, पेड़ साल में एक बार पत्तियां गिरा देते हैं। इनके प्रमुख पेड़ का नाम याद करें तो सागौन और साल है, और भारत के बड़े हिस्से में फैले हैं, जैसे कि मध्य भारत, उत्तर भारत आदि में। ठीक है, चलिए तो ये सही आंसर है सी विकल्प।
चलिए एक सवाल और ले लेते हैं जल्दी से। सवाल है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं विवादास्पद क्यों हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं विवादास्पद क्यों हैं? अधिक लागत की वजह से, विस्थापन की वजह से, पर्यावरणीय प्रभाव की वजह से, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। बहुउद्देशीय परियोजनाएं इसलिए विवादास्पद है क्योंकि यहाँ पे विस्थापन होता है और साथ ही साथ देखने को मिलता है पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, तो डी विकल्प सही है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।